संबोधन के लिए मैं प्रोफेसर जयप्रकाश लाल गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज इस वैदिक विज्ञान के विभिन्न आयाम के तहत वैदिक विज्ञान एवं इसका स्वरूप इस विषय के जो मूर्धन्य विद्वान हमारे बीच में पधारे हैं प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, जो अध्यक्ष है अपने वेद विभाग राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू कश्मीर के, जिनका हम सब लोग निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे। आप मंच पर विराजमान, मैं उनका इस संस्था के तरफ से तथा अपनी तरफ से भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बाद में कुछ रूप में रखूंगा। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी, जो अपने इसी संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर भी हैं और आप एक मूर्धन्य विद्वान के रूप में भी हैं। मैं उनका भी आप सब उनके वक्तव्यों से लाभान्वित होंगे। मैं उनका भी चूंकि मंच में है नाम लेना और उनको केवल संबोधित करना ये तो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि विद्वानों का एक निश्चित रूप से सत्कार करना चाहिए। हम उन्हीं बार में उनका अभिनंदन करते हैं। उनके उद्बोधन से जो कुछ भी लाभ मिलेगा निश्चित रूप से उठाएंगे। इसी कड़ी में यह जो इतना बड़ा 10 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी रूपरेखा बड़ी ही कठिन परिश्रम के साथ डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने रखा और लगत सतत जो है, मैं तो जानता हूं कि इस वेद विज्ञान की स्थापना के प्रथम दिन से ही माननीय अशोक सिंघल जी के उस विचारों को क्रियान्वयन करने में हम सब जिस तरह से कंधे से कंधा मिला करके इस रूप में यहां तक परिणति के रूप में लाए हैं, मैं सोचता हूं कि एक अहम योगदान हमारे अनुज उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का है। वो भी निस्संदेह सम्मान के पात्र हैं। हम सबके बीच में अत्यंत सम्मानी प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी हैं। मैं इनके उस उद्बोधन को भी सुना हो जो स्वतंत्रता भवन में हुआ था। मैं स्वयं सोचता हूं एक वैज्ञानिक, एक फिजिसिस्ट किस रूप से वेद को और वेद के ज्ञान को और आज के आधुनिक मॉडर्न साइंस को कैसे उसमें तालमेल बिठाते हुए और हम सब के भी सरल भाषा में उसके महत्व को परिलक्षित किया। मैं पुनः अपने हृदय से आपका आभार प्रकट भी करता हूं। उस संयोग से इस दिन आपका एक कार्यक्रम था, मैं अन्यत्र था, मैं आ नहीं पाया। कुछ ऐसी आवश्यक बैठक थी जिसे छोड़ना भी मुश्किल था, नहीं वरना मैं आपको व्याख्यान को मैं चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग है, मैं कोशिश करूंगा। चलिए, मैं इस समय हमारे सुमन जैन जी जो इसकी संयोजिका एक तरह से हैं और निस्संदेह सभी मूर्धन्य हमारे शिक्षक समुदाय और अत्यंत प्रिय छात्रों, यह कार्यक्रम आपके लिए है। और मैं उपेंद्र जी जैसा कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को जो कृषि के बारे में थोड़ा बहुत जानता है और भी मॉडर्न साइंस जानता है, वेद का अध्ययन कितना है, लेकिन मैं कुछ विगत वर्षों से मैं चूंकि वेद विज्ञान के केंद्र को स्थापित करने में एक छोटी सी भूमिका, जैसे कहते हैं कि चींटी की भूमिका भी प्रभु श्री राम के उस पुल के निर्माण में हो सकता था, गिलहरी के भी कुछ कार्य अपना गिलहरी ने भी किया था, उसी तरह से मैं भी छोटा सा कुछ अपने योगदान दे सका। मैं अपने को कृतार्थ मानता हूं, क्योंकि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यदि वेद नहीं है तो शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आत्मा भी सोई हुई होगी, सो जगती नहीं। इसलिए वेद का होना और पूज्य महामना का जो आदर्श था वो भी आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा यह विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों से क्यों अंतर है, यदि उनके सारे जीवन को पढ़े, उनके सारे आदर्शों को देखे और यही नहीं उनके सारे उपदेशों को भी देखे, तो महामना यही कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र केवल नौकरी के लिए नहीं आता है, यह नौकरी देने वाला भी बनता है। साथ ही साथ इसका चरित्र इतना उज्जवल होता है कि वो अपने चरित्र से बिना कहे ऐसा प्रकाश फैलाता है कि जो उसके प्रकाश से सभी लोग आलोकित होते हैं और स्वयं जो है बहुत ही शिथिल और एक जगह निवास करता है। प्यारे छात्रों, यह महामना का वह उक्ति है जिसे हमको निस्संदेह चरितार्थ करने की आवश्यकता है। और यह उन्होंने स्वयं अपने काल में ही धर्म की परीक्षा होती थी, हम यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हम उस समय, तो धर्म की एक परीक्षा होती थी
और वह धर्म में सारी बात आती, छोटी छोटी बात आती है, और आप सबको है पूजा पद्धति से उसका कोई तात्पर्य नहीं था, लेकिन नैतिकता से ओतप्रोत था। और शिक्षकों के लिए कहते थे, महामना कहते कंसेप्ट था कि गुरुकुल की जिस तरह से स्थापना चाहते थे, मैं वहीं पर फिर अपनी बात कहता हूं, क्योंकि जो समय मिला उसमें एक मर्यादा, मैं दोनों वक्ताओं को सुनना चाहता हूं मैं सर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से महामना ने जिस विषय को और जिसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो कहीं न कहीं से गुरुकुल की कल्पना थी। उनका ये कहना था कि जब ये गंगा के किनारे क्यों बनाया विश्वविद्यालय, आप सबको पता है, ये गंगा के किनारे विश्वविद्यालय बनाने का तात्पर्य ये था कि हमारे 10,000 छात्र सुबह उठ करके जब गंगा स्नान करके जब गंगा को अर्घ देंगे, तो कैसा दृश्य, महाराज बनारस को जब उन्होंने जमीन की लेने की कल्पना की, उनसे अर्चन किया, तो ये कल्पना दी, और सोचिए कि कितना सुंदर कल्पना क्या था। यही से नैतिकता का विकास होता है, यही से जो धर्म कहते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, यही से छात्रों के बीच में ये क्रिया का ये अपने आप समझ जो है प्रफुल्लित होता है। तो ये महामना की ऐसी कल्पना थी, और उसी में मैं आता हूं, शायद हम लोगों ने जो कुछ किया एक छोटे से रूप में क्यों नहीं, एक बीज को अंकुरित किया है। शायद परसों जैसा कि समाचार पत्रों में आ चुका है, यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा वेद विज्ञान केंद्र की शिला शायद स्थापना उद्घाटन हो सकेगा, और मैं सोचता हूं भवन के उद्घाटन के साथ ही क्रियाकलाप तो उपेंद्र जी ने शुरू कर दिया है, लेकिन विधिवत उस परम पिता देवों के देव महादेव के उस पवित्र स्थान के एकदम सन्निकट उस वेद विज्ञान केंद्र के अंदर जो कुछ भी हमें मिलेगा, जो सुंदर आवाज, जो कल्पना है, जो हम लोगों ने बैठ करके सोचा है, बनाया है, वह मधुर वाणी, मधुर संगीत, वेदोच्चार, जो कुछ मिलेगा सुनने को, शायद यह विश्वविद्यालय का फिर से जो महामना की कल्पना थी वो हम प्राप्त करने में सफल होंगे, या ऐसी हमारी शुभकामना भी है। और शायद उपेंद्र जी के लिए हमारी सबसे बड़ी शुभकामना यही होगी कि उसको हम यथार्थ के रूप में परिवर्तित करें। दोस्तों, मैं एक जैसा कहा कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते हम सभी जानते हैं इस भूमंडल के हम सृष्टि के विकास में मूर्धन्य विद्वान बने, सृष्टि के विकास में नहीं आते हैं, सृष्टि का अवलोकन कब हुआ इसके लिए तमाम बातें आती है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट भी कहता है कि लगभग 2 अरब वर्ष इस ब्रह्मांड को आए हुए हुआ है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति जिसको हम कहें, ब्रह्मांड तो उसका एक भाग है, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति का भी रखें तो आज ब्लैक होल थ्योरी के अनुसार भी अब जो है 2 अरब साल कहता है। और हमारे ऋषि महर्षियों ने भी उससे भी कहा 1 अरब 95 करोड़ 58,85,121वां वर्ष चल रहा है। ये कल्पना और ये एक दिन का कैलकुलेशन हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत पहले दिया है, जैसा कि हमारे पांडे जी बैठे हैं, तो ये तो देखिए कितना सही और सटीक हमारे एक दिन की कल्पना में हमारे ऋषियों का एक काल गणना। सोचिए जिस देश में काल गणना इतनी सुंदर हो, और जिसने ये पहले से तय कर दिया था कि हमारे देश में यदि 4 भूमंडल के यदि 4 प्रमुख अवयव हैं, जिसे हम आपसे सामने कहना चाहता हूं, वो चारों यदि अवयव को देखें, ध्यान से देखें, तो चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा हो। मैं चूंकि एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, मैं अपनी बात पर वहां आऊंगा। आप ये देखिए, चारों का उपयोग, चाहे जल का कहिए, चाहे अग्नि का कहिए, चाहे वायु का, चाहे मृदा, ये सीधे सीधे कृषि से सीधे सीधे अपना तारतम्य रखता है। और ये भी हम मानते हैं, कहा जाता है कि ये चारों अयोग पर निर्धारित हमारे चारों वेद थे। चाहे आप ऋग्वेद की बात करें, चाहे यजुर्वेद की बात करें, चाहे सामवेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें। मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते में कहा, ये चारों अवयव जो है, चारों अवयव की उत्पत्ति, चारों अवयव के ऊपर ही हमारे चारों वेदों की उत्पत्ति है। और ये बात शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों से आगे बढ़ेंगे, इनकी महिमा और इनकी वर्णन जिस तरह से दी जाती है वो अभूतपूर्व है। और ये आप जाने 4 वेद ही क्यों कि 4 जैसा हमने अवयव का हिस्सा लिंक है, इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी यदि किसी को सोचे, हम मानते हैं कि इस भूमंडल का विकास यदि सूर्य से हुआ है, तो सूर्य का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व हमारा अग्नि करता है। हम ये
प्रत्यक्ष दर्शन है। इसलिए हमने सूर्य को पहली, हमारे देश में हमारा विकास ही, सभ्यता का विकास भी हुआ है। तुम आप देखते होंगे या आप जानते भी हैं कि हमने जो पूजा पद्धति की तो वह सूर्य उपासना से शुरू की है। इस देश की जो सभ्यता का विकास हुआ है अग्नि पूजा से, यज्ञ से शुरू किया है और सूर्य की पूजा से कहते यज्ञ शिष्टासना संतो मुंजते ते सर्व किल सही भुंजते ते तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारण। ये हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति थी। यज्ञ की संस्कृति उसी सूर्य के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में जो अग्नि में प्राप्त हुआ उसे। और इसलिए हमारी सभ्यता का जो दुनिया कहती है कि हमारे वेदों में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा था। अब तो मूर्धन विद्वान प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी के द्वारा या उससे भी पूर्व कहे, मैं तो डॉक्टर धर्मपाल जी की पूरी किताब पढ़ा हूं। मुझे लगता है कि हे प्रभु, हमारी इतनी अचूक ज्ञान, अभूतपूर्व ज्ञान हम कहां सोए थे। निस्संदेह शायद 700 वर्षों का ऐसा कालखंड था जो हमारी सारी प्रतिभाओं को, सारे हमारे जिस सोच थी, चिंतन जो था, उसको एक एक करके धीमे धीमे करके उसको दुर्लक्षित किया गया। यही तो कारण रहा होगा कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में जहां 3-3 लाइब्रेरी 7-7 मंजिल की 3 खंड में, उसको जला दिया गया। अरे ज्ञान को समाप्त करना चाहते हैं। ये सोच, ये कैसी सोच थी। लेकिन हमारी वेद तो आप सभी जानते हैं श्रुति परंपरा से रही। हमारे लोगों ने वेद उस समय के सारे साहित्य के नष्ट होने के बावजूद भी श्रुति परंपरा के हम कायम हैं और काशी का तो विशेष योगदान है उसमें। हम उस विशेष योगदान की वजह से जो कुछ भी बचा पाए, हम इस पर नहीं जाएंगे। तमाम चर्चाएं हो चुकी कि वेद की कब रचना हुई। अभी एक सेमिनार में मैं स्वयं था, उपेंद्र जी ने कराया था, वेद के कालखंड को भी निर्धारित किया गया। कुछ लोग कहते हैं, स्वयं तिलक जी की भाषा में कहे तो वेद का कालखंड 5000 वर्ष पूर्व था। लेकिन मेरा तो यह मानना है, अभी उस दिन बात आई थी कि वेद 20,000 वर्ष पहले है। मुझे जैसा याद है, क्यों उपेंद्र जी, 20,000 वर्ष पहले ये लिखा गया, ऐसा अभी मानता है। मुझे तो लगता है कार्बन डेटिंग से जैसा प्रूफ किया गया इसको, तो मैं ये जानता हूं कि इससे भी ज्यादा हो सकता है कि अधिक समय हो। अभी समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जो भी उनके पास टेक्निक है धीमे धीमे जो है उसको यथार्थ पर ला रहे हैं। जैसा कि हमारे जो आधुनिक मॉडर्न साइंस कहता था कि एग्रीकल्चर की बात में कहते हैं कि हमारी खेती का विकास केवल 60,000 वर्ष पूर्व था, लेकिन अब धीमे धीमे डीएनए सिंथेसिस यहीं के पूर्व कुलपति लालजी सिंह के द्वारा यह स्थापित किया गया कि मनुष्य की उत्पत्ति 70,000 वर्ष पहले, तब से लेकर के आज तक का डीएनए जो मैचिंग की गई है, डीएनए मैचिंग से 70,000 वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसी तरह से कृषि धीमे धीमे 7,000 वर्ष नहीं, आपको बहुत पीछे जाना होगा। क्योंकि यदि ये मैं बात कहता हूं तो बृहद संहिता को ले लीजिए, चाहे किसी भी संहिता को ले लीजिए, हम तो जिस वृक्ष आयुर्वेद को पढ़ते हैं पढ़ाए, क्योंकि एक कृषि वैज्ञानिक के नाते हमारा स्वयं एक इसमें रुचि भी थी, तो उसमें जाता हूं तो हम जिस तरह से उसमें मिलता है, जिस तरह ज्ञान मिलते हैं, उस ज्ञान की कोई परंपरा नहीं। एक ऐसा किताब हमें मिला, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा डिकोड नहीं हो पाया, और एक दिन में बीज को बोते हैं और छोटा पौधा जो है 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाता था। ये भी हमारे पास टेक्निक है। मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी उदाहरण आपके सामने क्या कहूं मैं, तो कृषि के क्षेत्र में एक एक शब्द जो आज हम रिसर्च कर रहे हैं, पर्यावरण की समस्या आज हमने पैदा की, लेकिन हमारे शास्त्रों में देखे पर्यावरण के लिए किस तरह से उन्होंने कहा, वृक्ष लगाने की महिमा का किस तरह से वर्णन किया है। इस पेड़ को लगाने पर कहां लगाने की बात जितने साइंटिफिक ढंग से उस समय किया गया, क्या आज के वैज्ञानिक विभिन्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसमें सोचता है? मैं कहता हूं कदाप नहीं सोचता है। ये क्यों होता है? पर्यावरण की समस्या आज जो है कोरोना वायरस की वजह से, अन्यथा न ले, हम बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। कोरोना वायरस की समस्या आज है। आज चीन कहता है कि ये जो है, जो हम लोग सभी लोग जो है दफनाते हैं, ये गलत तरीका है। हिंदुस्तान का जो तरीका था कि जला देना चाहिए, तो जलाने के साथ साथ सारे बैक्टीरिया और वायरस समाप्त हो जाते थे। और हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था, शुरू से कहा कि जगह की तो एक सीमा है, इसको न छोड़ो। जलाने की प्रथा दी थी, लेकिन जलाने के लिए साधन भी दिया था कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में 10 वृक्ष का रोपण करे। मैं इस पर ज्यादा नहीं आऊंगा। ये हमारे यहाँ एक पूर्वजों ने एक संदेश जो
हमेशा एक हमारी संस्कृति के अनुसार वो चलता रहा। तो संस्कृति का भी उल्लेख वैज्ञानिकता रहा। चाहे हम नहाते थे नदी में, मैं आपको छोटा सा, क्योंकि एग्रीकल्चर का वैज्ञानिक तो हम एक किलो मांस को खाने में, जो लोग मांसाहारी उनके लिए कहता है 1 लीटर मांस खाने में हम 7000 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। आपको जरा ये डेटा है आपका, ये विज्ञान, हमारा वैज्ञानिक क्या कहता था, हमारा ऋषि महर्षि क्या कहते थे, हम तालाबों में नहाते थे, हम गंगा जी नदियों में नहाते थे, पवित्र नदियों में नहाते थे। तो आप जरा सोचिए कितना पानी हम शरीर से लेके जाते थे अपने घरों में। शायद आप कल्पना करेंगे तो एकदम कुछ भी नहीं लेके जाते थे। और पवित्र नदियों में जो नहाते थे, यहां तक कि अपना जो खींचते थे कपड़ा वो भी नहीं करते थे। तालाबों में जरूर खींचते थे, लेकिन नदियों में, साधारण नदियों में खींचते थे। लेकिन गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर पर 100 मिलीलीटर पानी भी नहीं ले जाता। कितना हम पर्यावरण के प्रति सजग थे, उसको प्रदूषित तक नहीं करते थे। आज क्या हो रहा है आप देखिए, विनाश की दिशा किस तरह से बदल चुकी है। केवल कृषि ही नहीं, कृषि पहले हमारे यहां बिल्कुल जैविक थी, एक जगह भी नहीं था। और जल संचयन की जितनी विधियां दी गई है, उतनी विधियां साथ आज भी हमारे वैज्ञानिक उन्हीं को सोच ले, उन्हीं को कर ले। तो वेदों में मैं कहा कृषि अपार समूह भरा है। ऋग्वेद में भी वर्णन है कृषि का। हम तो अब चूंकि समय नहीं है, पूरा का पूरा हमारा कई लेख जो इसमें हमने लिखा है। ऋग्वेद में कृषि के बारे में इतने ज्यादा श्लोक दिखे, कैसे करना है, कब करना है, और इतना ही नहीं, खाद बनाने की भी विधि दी है। तो आवश्यकता है कि आज के, मैं अपनी बात को 2 मिनट में संक्षिप्त, क्योंकि मुख्य वक्ता और अध्यक्ष को सुनना है और उसमें हम कुछ इंटरेक्शन कर सके। तो मैं यही कह सकता हूं, इनिशिएट करता हूं, मुख्य अतिथि के नाते नहीं, बल्कि आपके बीच में एक कार्यकर्ता के नाते, एक शिक्षक के नाते आवश्यकता है। जो हमारी निहित ज्ञान था, जो एकदम एक कोने में पड़ी थी, जन सामान्य की नहीं बनी थी। पांडे जी, मैं इतनी निवेदन हमेशा से करता रहा और वेद विभाग के, अपने आगे वेद विभाग के लोगों से, पूरे फैकल्टी से लड़ता रहा इस चीज के लिए कि ये जन सामान्य का जब तक विषय नहीं बनेगा, तब तक एक क्रांति नहीं आएगी और इसका फायदा जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। और इसलिए समन्वय जो है सभी डिपार्टमेंट से, केवल साइंस नहीं, समाजवाद इसमें वेदों में पड़ा है, कैसे समाज को जिया जाता है, यह भी संदर्भ मिलता है। चारों वेद हमारे ऐसे नहीं है, हमारी संहिताएं ऐसे नहीं है। हर वेद के 4-4 संहिताएं हैं, महत्वपूर्ण संहिताएं हैं। उसमें विधि, मैं इसलिए जब मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा कि कृषि यदि एक बात है, और कृषि में चारों वेदों में कृषि के बारे में लिखा गया, कोई एक वेद नहीं है जो कृषि के बारे में बताया। ऋग्वेद से लेते हुए, यजुर्वेद से लेते हुए, सामवेद से लेते, सामवेद में थोड़ा कम है, लेकिन अथर्ववेद तो भरा पड़ा है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि हम वेद के ज्ञान को इतना सरल सहज बना दे, जो हमारे उपेंद्र जी कर रहे हैं। तमाम छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र में एक फैकल्टी में हम सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन करें, चाहे 1 ही घंटा का क्यों न हो, ताकि वेद के ज्ञान इतना सरल भाषा में जाए और उनको भी रुचि पैदा हो जाए, ताकि अपने उस भारतीय संस्कृति को, मैं आपको बताता हूं, मैं तो अभी माननीय सुरेश सोनी जी की किताब है विज्ञान की उज्जवल परंपरा, एक किताब उन्होंने लिखा है, बड़े छोटे बड़े सारांश में किताब उन्होंने लिखा। धर्मपाल जी तो बहुत विस्तृत किताब लिखा, लेकिन एक छोटी सी किताब लिखा उन्होंने, और उस किताब में उन्होंने वेदों में किन सब्जेक्ट का किस तरह से प्रतिपादन किया है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत छोटी किताब है, आप विद्यार्थियों को भी करना है। बहुत नहीं पढ़ सकते वेद के बारे में, बहुत नहीं जान करते, तो वेदों में उद्गृत जो हमारे विज्ञान है, जैसा कि अभी उपेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा, कोई एक ही विज्ञान, स्थापत्य कला ही नहीं है। स्थापत्य कला में यदि हम प्रवीण नहीं होते तो 7-7 मंजिल बिना किसी सरिया और गटर के उसमें बने थे। जो मॉडल बना, आज मैं ताजुब करता हूं, कहते हैं लोग कि ताजमहल की तारीफ की जाती है। मुझे तो ताजमहल भी मैंने कई बार देखा, हर बार इस एंगल से नहीं देखा ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल भी इसी एंगल से देखता हूं ताजमहल में है क्या। लेकिन आप चले जाएं अपने यहां के जो स्थापत्य कला के रूप में जो मंदिरों की स्थापना हुई है, उसकी चीज को देखें। उन मंदिरों, साउथ में चले जाओ, उन मंदिरों की कलाकृतियों को भी देखें। ठीक है, आज हमारा सूर्य मंदिर एक तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके कलाकृतियों को तो देखें, उसकी वैज्ञानिकता को तो देखें, किस तरह से वो था। उतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं मीनाक्षी टेम्पल को भी देखिए, क्या है
रामेश्वरम के टेम्पल को देखिए क्या बना है, किस तरह से बना था, कैसा एक उद्देश्य को लेकर के बना है और क्या संदेश देता है। हमें आवश्यकता है, छात्रों से कहता हूं, आप देखें, आप जाएं तो केवल इस ध्येय से नहीं जाएं, ये देखें कि हमारे निहित ज्ञान जो पहले थी, उस ज्ञान की परंपरा को कैसे आधुनिकता में हम नष्ट करते जा रहे हैं। आवश्यकता है, हम आप सबसे निवेदन भी करते हैं, उस ज्ञान को फिर से ला करके एकदम से समाज में विस्तृत रूप से लाने की है और आज के छात्र छात्राओं में इसको प्रतिपादित करने की आवश्यकता है, ताकि हमें भी गर्व हो सके, हमारे राष्ट्र भी हमारा पूरे विश्व में एक ऐसी ज्ञान का जो भंडार भरा है, उस ज्ञान को सबके कल्याण के लिए प्रकाशन, क्योंकि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और हम तो ज्ञान से ही अपने भारत को विश्व गुरुत्व को प्राप्त कराए थे। उसी विश्व गुरुत्व को प्राप्त कराने के लिए ज्ञान ही एक माध्यम है। इस्लाम भी मिट जाएगा, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तलवार के विरुद्ध कोई धर्म और कोई ज्ञान कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती है, बढ़ कोई सकती है, हमेशा चिरस्थायी कोई चीज रह सकती है, तो वह है केवल ज्ञान। तो ज्ञान भारत की बहुत बड़ी देर रही है और उम्मीद करता हूं आने वाले इस 21वीं सदी में हमारे प्रोफेसर पांडे जी जैसे इस अवस्था में और इस कंडीशन में जो आपको ताजुब होगा कि केवल मात्र 48 घंटे इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, तब भी जिस व्यक्तित्व का आपने यहां देखा, जिस जीवट का उन्होंने परिचय दिया है, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं और इस शुभकामना के साथ यह ज्ञान, वेद का ज्ञान हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब। अच्छा, अभी चर्चा हो रही थी इसलिए एकाएक जी ध्यान आया कि आप सभी को ये 3-4 ग्रंथ है जो 20वीं सदी में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो काम किए हैं, ये 3-4 पुस्तकें जरूर आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अभी चूंकि प्रसंग वसात लाल साहब ने चर्चा की तो ध्यान आया है। एक जो है हिंदू केमिस्ट्री जो है, हिंदू केमिस्ट्री जो है, ये प्रफुल्ल चंद्र राय जी की है। दूसरी पुस्तक जो है द पॉजिटिव साइंस ऑफ एंशिएंट हिंदूज, ये ब्रजेंद्र नाथ सील की है। तीसरा जो है हिंदी शिल्प मात, ये राव साहब बाझे का है। चौथी पुस्तक जो है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्मपाल जी का है। ये 4 ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड बियॉन्ड क्वांटम ओम प्रकाश पांडे का है। और एक नाम आप पांडे जी का भी, वर्ल्ड बियॉन्ड क्वांटम, वर्ल्ड बियॉन्ड क्वांटम, ये जो है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी। मैंने उस दिन बताया था कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में आया था और कैसे आया था वो मैंने सब बताया आपको। देखिए, वेद की काल गणना, लाल साहब, वेद के 4 वेद हैं हमारे पास। अगर वेद आप लोग पढ़ते हैं तो चारों वेदों का अर्थ समझ लीजिए, अपने आप उसकी कालगणना पता चल जाएगी। बहुत सीधा फॉर्मूला, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। मनोज, सहमति देना। पहला है ऋक, दूसरा है यजुस, तीसरा है साम और चौथा है अथर्व। ऋक का मतलब होता है पिंड। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, ऋक, और ये आप लोगों को वहां से दिखाई दे रहा है, लास्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है कि नहीं, और दूर चले जाएंगे तो भी दिखाई देगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां से ये दिखाई नहीं देगा, वो उसकी परिधि है, माने उससे अगर पीछे चले जाए तो ये पॉइंट नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात? वो जो परिधि है जहां से नहीं दिखाई देगा वो है साम। और ये जो दिखाई देता है, यहां से पिक्चर जा रही है, आपके रेटिना में बन रही है, और आपके जब रेटिना में बन गई, मैं खड़ा हूं तो आपके रेटिना में मेरी एक इमेज जा रही है, तो उस इमेज को आप देख रहे हैं, तो आदान और प्रदान हो रहा है। तो यक जुवस जो हो रहा है वो यजु है, और ये तीनों घटना जो है एक क्षेत्र में घट रही है वो अथर्व है। तो ये सृष्टि जब पैदा हुई और जब पहली बार पिंड बना, उसी समय से वेद प्राकट्य हो गया। यही कालगणना।
किसी चारों तत्व की बात करके बताया, चारों तत्व के स्टार्ट से ही धन्यवाद वेद गुरुजी। है। मैंने तो आपकी बात रख दिया, अच्छा कि आपकी बात वैचारिक नहीं था।